नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। हरिद्वार में एएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने 19 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। बता दें कि कोतवाली समेत कई थाना अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारियों को इधर से उधर किया गया। बताया जा रहा है कि बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। तो वहीं इंस्पेक्टर रमेश तनवार को प्रभारी निरीक्षक पथरी से हटाकर भगवानपुर थाना प्रभारी बनाया गया। सब इंस्पेक्टर नितेश शर्मा को थाना कनखल से हटाकर थाना श्यामपुर भेजा गया। साथ ही मनोहर भंडारी को थाना सिडकुल के नए प्रभारी निरीक्षक बनाए गए और अमरचंद शर्मा को कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। तो वहीं हरिद्वार जिले में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादलों के बाद अब कांस्टेबल के कार्य क्षेत्रों में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरिद्वार में बेहतर कानून व्यवस्था बनाना हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल का लक्ष्य है। हरिद्वार में उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह ने राइस मिल पर छापेमारी की है। बता दें कि अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर सरकारी राशन को ठिकाने लगाया जा रहा था, जिसकी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी, मंडी समिति की टीम ने छापेमारी की। तो वहीं छापेमारी के दौरान करीब 650 कुंतल चावल भी बरामद किए गए। हालांकि उप जिलाधिकारी जयवीर सिंह ने सरकारी राशन को खरीद फरोख्त कर इधर से उधर करने वाले मिल्स कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। चंद्रयान 3 मिशन में शामिल वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह जसपुर के बीएसवी इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्हें विद्यालय के शिक्षकों ने सम्मानित किया। वहीं साइंटिफिक महेंद्र पाल सिंह ने छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान के टिप्स दिए तथा उन्हें चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बारे में बताया। वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जसपुर विधानसभा ग्राम करणपुर के ही निवासी है। इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। 1987 में उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था। बता दें कि वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह इसरो में रहते हुए मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 और नेविगेशन सैटेलाइट आदि मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान गृहमंत्री नरेंद्रनगर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही FRI में आयोजित होने वाली कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और 3 घंटे तक वो उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में भी मौजूद रहेंगे, जहां वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पार्टी, संगठन, सीएम समेत तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर जहां भाजपा उत्साहित दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके दौरे से राज्य को क्या लाभ मिलेगा, या अमित शाह का ये दौरा पहले दौरे की तरह हवा हवाई साबित हो गए। तो बता दें कि यहाँ पे दौरा होने जा रहा है और ऐसे में चुनाव की तैयारियों का यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह तैयारी का जायजा लेंगे। शाह की यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा। उन्होंने बोला है कि ये यात्रा भी उनकी, ये दौरा भी उनका हवा हवाई होगा बाकी के दौरों के लिए। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक भी कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ कई कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और यहाँ पे कांग्रेस ने तंज कसा है। कई सवाल उनके दौरे को लेकर यहाँ पे कांग्रेस ने उठाए हैं। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड कोई भी आए सबका स्वागत है। देवभूमि तो वैसे भी सभी के स्वागत के लिए तत्पर रहती है, लेकिन दौरे से उत्तराखंड को क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा, राज्य में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है उसको जो है पटरी पर लाने के लिए कोई दिशा निर्देश वो देंगे, या राज्य में जो डबल इंजन का वादा आपने जनता से किया था वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती में कब उतरेगा, कब विकास उत्तराखंड में धरातल पर दिखाई देगा, कब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कब बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा,
मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी इस मामले का भी संज्ञान उनके लिए इस सौभाग्य के दिन है कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड पधार रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम नरेंद्र नगर में है, सेंट्रल काउंसिल जोनल की काउंसिल की बैठक वहाँ पर है। उसके बाद देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनकी दूसरी बैठक है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमको भी उनका मार्गदर्शन और पाथे मिलेगा। निश्चित रूप से उनका ये दौरा हम सब के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार कर। और रूस से आए 3 जोड़ों ने बुधवार को धर्मनगरी हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह किया। उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ 7 फेरे लिए। इसके बाद संतों के आशीर्वाद लिया। शादी रचाने वाले जोड़ों के साथ अन्य रूसी नागरिकों ने भी शादी में खूब एंजॉय किया। विवाह संस्कार में जहां दुल्हों ने भारतीय शेरवानी पहनी, वहीं दुल्हन ने भी भारतीय लहंगों में सजी हुई नजर आई। रूसी नागरिक ने बताया कि पहले भी कई रूसी नागरिकों ने भारतीय परंपरा के अनुसार शादी रचाई थी और कई साल बीत जाने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के साथ रह रही हैं। और यही कारण कि यहाँ पे रूसी नागरिक आते हैं और धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी रचाते हैं। और ये तस्वीरें जो आप तक पहुंचा रहे हैं इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है रूसी नागरिक या हरिद्वार पहुंच के किस तरीके से शादी में नाच गाने करते हुए नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि सनातनी शादी को किस तरीके से रूसी नागरिक एंजॉय कर रही हैं। हरिद्वार में अब यहाँ पे 7 फेरे लेके रूसी नागरिक शादी के बंधन में बंध चुके हैं। असल में भारत की वैदिक परंपरा ही एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है हमारे ऋषियों की, जहाँ जियो तो जीवन सुखमय हो जाता है। असल में ये लोग पहले चले तो इन्हें अकेले सुख लगता था, अब इतना अकेले हो गए कि इन्हें लगता है वो कौन सी संस्कृति हो जिससे हम एक हो सकें। आज ये वैदिक परंपरा से प्रभावित होकर एक रहने का, एक कैसे रहें, इस एक रहने के संकल्प के लिए खोजते हुए, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव रूस जाते रहे, गुरुदेव की विद्या से प्रभावित होकर वो भारत आते हैं ध्यान साधना सीखने, पर उनको लगा कि नहीं, आज हमें इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। शरीर एक दिन बूढ़ा होता है, हमारा भी अपना कोई हो, हम अकेले मरते रहते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो ये वैदिक परंपरा, ये भारत की ऋषि परंपरा, ये वैदिक संस्कृति ही हमें एक रहने की शिक्षा देती है। इस वैदिक संस्कृति से प्रभावित होकर आज इन्होंने निर्णय लिया है। आज गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ 3 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। और उत्तराखंड के देहरादून में अवैध शराब की तस्करी में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध दून पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 6 पेटी अवैध देशी शराब मिली है। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं रायपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों से 2 अभियुक्तों को 4 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया और परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को भी सीज किया है। तो यहाँ पे अवैध शराब की तस्करी का मामला है जिसको लेकर पुलिस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। 2 अभियुक्तों को यहां पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 पेटी अवैध शराब इनके पास से मिली है और एक स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। जसपुर में प्रशासन ने धान खरीद को लेकर क्षेत्र के सभी राइस मिलरों और किसानों के साथ बैठक की है ताकि खरीद के समय किसानों को और राइस मिलरों का आपसी सामंजस्य बनी रहे। वहीं बैठक में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान, उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान धान खरीद को लेकर किसानों और राइस मिलरों से बातचीत भी की गई। जो हमारा धान खरीद जो इस 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, उसी के बारे में जो राइस मिलर्स हैं और किसान यूनियन है उनके साथ एक बैठक की गई। उनकी सबकी समस्या सुनी गई और जो भी उनकी समस्या हैं उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी और ये तस्दीक किया जाएगा कि ये धान खरीद जो सत्र है ये निष्कंटक और सही तरीके से संपन्न हो सके। तो इसी बारे में इनके ये बैठक आयोजित। सनातन परंपरा में अखाड़ों की परंपरा सदियों पुरानी है। कुंभ मेले में स्नान पर्वों पर अखाड़ों द्वारा भव्य रूप से
पेशवाई के माध्यम से स्नान किया जाता है, मगर हरिद्वार कुंभ मेला समाप्त होने के बाद अखाड़ों में आपसी विवाद के चलते अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दो धड़ों में बंट गया है। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, मगर अब प्रयागराज कुंभ मेले से पहले सभी 13 अखाड़े के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एकजुट होकर कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात कर रही हैं। देखिए, हम सब एक है और हम आप हमारे सबके गुरु जी है। इन सब जितने भी हम लोग हैं, ख्वाही में हूँ, हमारे हरिगिरी जी महाराज है, हमारा आपस में सबसे प्रेम है। थोड़ा बहुत जरा मन मुटाव होता है किसी एक दोस्त से, तो बाकी ऐसी बात नहीं। और हमारा उज्जैन जो प्रयागराज का मेला आएगा उसमें हम सब एक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई है। बता दें कि विवाहिता का शव उसके घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता के आत्मदाह करने की बात कही है। साथ ही विवाहिता के परिजनों ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पापा ने रिश्ता तय करा था और जी के आगे इसमें 14-4 पापा हमारे एक्सपायर हो गए थे। 2 महीने बाद हमारी शादी बहन की थी। उसका रेख देख जुम्मा सब जो है हमने ही उठाया था। पापा ने रिश्ता करके रिश्ता हो गया था। पापा ने रिश्ता कराया था। तो पापा 2 महीने पहले थे। 2 महीने बाद हमारी बहन की शादी थी। उसका रेख देख लेन देन सब जो हमने ही करा था। क्या हुआ शादी हिंदू रिवाज शादी कर। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अब डेंगू को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई, जहां डेंगू के मामलों में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि बरसात का सीजन अब आ चुका है और डेंगू के मच्छर भी पनपने बंद हो चुके हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने इसकी जानकारी दी है और डेंगू के मामले में उत्तराखंड में अब कमी देखने को मिल रही है। जिन्हें डेंगू के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया था, जिनके लगातार फॉगिंग और स्प्रेइंग भी की जा रही थी ताकि डेंगू को हर तरफ से जो फैल रहा है उससे बचा जा सके। स्वास्थ्य महानिदेशक ने जानकारी दी है कि यहाँ पे डेंगू के मामले में कमी हो चुकी है। उत्तराखंड में डेंगू के मामले में कमी हो चुकी है। डेंगू के मामले अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक ने ये जानकारी दी है क्योंकि अब बरसात का मौसम चला गया है, जिसके कारण अब यहाँ पे डेंगू के मामलों में कमी नजर आ रही है। और सरकार के लिए निराश्रित गौवंश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि राज्य में वर्तमान समय में करीब 17,500 निराश्रित गौवंश है, जिसके चलते न सिर्फ फसलों को नुकसान होता बल्कि पशु हानि होने के साथ सड़क दुर्घटनाएं भी होती है, जिसको देखते हुए पशुपालन विभाग, शहरी विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से निराश्रित गौवंश को सड़कों से उठाकर गौशालों में भेज रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों में करीब 300 पशुओं को सड़क से उठाकर गौशालों में आश्रय दिया जा रहा है। वर्तमान में 17,500 निराश्रित विभाग है और 3 दिनों में 300 पशुओं को आश्रय दिया गया है। सड़क से उठाकर इनको अब सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, आश्रय दिया जा रहा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। एक और जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा दावा कर रहे हैं कि बागेश्वर उपचुनाव
भाजपा ने सहानुभूति के आधार पर जीता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जनता इस बार कांग्रेस को चुनेगी और हम 5 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि हम सिर्फ जीत का दावा नहीं करते बल्कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करने का भी दावा करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में एक बार फिर से राज्य की 5 सीटों पर कमल खिलाकर जीत हासिल करेंगे। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। बता दें कि एसडीआरएफ ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि कैंटीन में कुल 6 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें से 2 सिलेंडर फट गए। हालांकि सिलेंडर फटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं एसडीआरएफ रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची है। बचाव इकाइयों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। आग पर काबू पाया वो बचे हुए आवश्यक सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। तो 6 में से 2 सिलेंडर फटे हैं, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जो भी यहां पे सामान बचे थे उसको बाहर रख दिया। सुरक्षित आग पर काबू भी पा लिया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में मानो तो जैसे पुलिस का डर ही आमजन में खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन हरिद्वार में मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से रोडी बेल वाला क्षेत्र में लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से कार पार्किंग को लेकर रोडी बेल वाला पार्किंग के कर्मचारी और यात्रियों के बीच शुरू ही नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पार्किंग के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से लड़ने के लिए लाठी डंडे भी यहां पे चले हैं, जिससे पता चलता है कि हरिद्वार में अब पुलिस का खौफ लोगों के अंदर से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जमकर यहां पे लाठी डंडी चल रही है और किसी के अंदर कोई भी खौफ पुलिस का नजर नहीं आ रहा है। हरिद्वार क्षेत्र के खानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार मंगलवार को देर शाम डोईवाला पहुंचे और रोड शो कर लोगों से मुलाकात की। रोड शो के बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सिंह सभा गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका। गुरुद्वारे के प्रधान गुरदीप सिंह ने विधायक को सौरोपा पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और 2024 में हरिद्वार लोकसभा के लिए लोगों से जनता का सांसद चुनने के लिए समर्थन मांगा। कार्यक्रम में अब्दुल हमीद, विजय बख्शी, मनीष धीमान और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम लोगों ने विधायक का डोईवाला आगमन पर स्वागत किया। तो जनता से सांसद चुने जाने की अपील की है। यहाँ सांसद रहे हों, चाहे वो सभी को मालूम है कि यहाँ के क्षेत्र से चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने डोईवाला की तरफ पलटकर कभी नहीं देखा जीतने के बाद। लेकिन हारने के बाद वो दोबारा इन्हीं के चरणों में वापस आए। लेकिन यहाँ की जनता ने जिसे एक बार नकार दिया, दोबारा उसे चुना नहीं और आज यहाँ की जनता यहाँ के सांसद को नकार चुकी है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और यहाँ की जनता पीड़ित भी है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से डोईवाला को देखा है, बहुत करीब से यहाँ की पीड़ा को समझा है। और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के बनने के बाद विभाग अवैध कॉलोनियों, प्लांट और अवैध निर्माण पर बेहद सख्त नजर आ रही है। प्राधिकरण की टीम लगातार अवैध निर्माण पर सख्त से कार्रवाई कर रही है। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारी टीम के साथ और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रही। अवैध कॉलोनी स्वामियों में भी हड़कंप मचा है। अभियंता डीएस रावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशों पर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक नाबालिग के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस वजह से परिजनों में जमकर हंगामा काटा। बता दें कि बीती रात को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी से पूरे मामले की जाँच करने की मांग की है। और डॉक्टर पर हुई परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की ही लापरवाही के कारण यहाँ पे मौत हुई है नाबालिग की। देहरादून पुलिस ने जिले भर के अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर उनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत चोरी, लूटपाट, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और आपराधिक घटनाओं को सरगना गैंगस्टर कपिल देव की बड़ी कार्रवाई की गई है। उसके रायपुर क्षेत्र स्थित 50 लाख के मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत सील कर दिया गया है। गैंगस्टर कपिल देव ने यह मकान अवैध तरीके से अर्जित किए गए रुपयों से ही बनाया था, जिसकी कार्रवाई करते हुए देहरादून पुलिस ने यह मकान सील कर दिया है। देहरादून के जिलाधिकारी और एसएसपी के बेहतर तालमेल का असर देखने को मिल रहा है, जहां नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति को रात में सील कर दिया गया। गौरतलब है कि अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ मारपीट, लूट, चोरी व मादक पदार्थों की तस्करी के कई अभियोग विभिन्न थानों में दर्ज है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के द्वारा चोरी, लूटपाट, मादक पदार्थों की तस्करी व आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर जोड़ी गई अवैध संपत्ति को जब्त कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध इस प्रकार की ठोस कार्रवाई की जा रही है। देहरादून वन मुख्यालय में विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए लगे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी वन विभाग में लगभग 10 से 15 सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बता दें कि कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लगभग 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं वर्तमान समय में शासन द्वारा जारी किए गए जीओ के मुताबिक विभाग इस कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करना चाहता है, जबकि कर्मचारियों का ये कहना है कि यही जीओ साल 2019 में भी जारी किया गया था और तब विभाग ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया था। है ये आउटसोर्सिंग कार्य, क्योंकि छठे वेतन आयोग के समय एक आदेश हो गया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नियमित नियुक्ति से नहीं भरे जाएंगे। तो ये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बाद में 2019 में एक शासनादेश हो गया कि वित्त की सहमति से पद के सापेक्ष जो होगा उसका भुगतान किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा। जब वो आदेश हुआ था तो विभाग को चाहिए यह था कि उसके आधार पर पुनर्गठन का प्रस्ताव देकर के शासन से अनुमति ले लेते। तमाम सारे विभागों ने अनुमति ली भी थी, लेकिन वन विभाग ने नहीं लिया। आज जाकर के जब फिर से शासन से उस आदेश पर अपने जोर दिया गया है तो ये मामला फंस गया है। जब मामला फंसा है तो विभाग के संज्ञान में आया और विभाग इसका समाधान निकालने के लिए तैयारी कर रहा है। सारी सूचना एकत्र की गई है एक एक जगह से। हम अभी अपर प्रमुख वन संरक्षक से मिल के आ रहे हैं। मेरे सामने ही उन्होंने सारी बातें रखी हैं कि पूरे प्रदेश से सूचना मंगाई गई है। सूचना मंगा कर शासन को भेजी गई है और शासन स्तर पर इसका समाधान निकालने के लिए इन पदों के लिए शासन से स्वीकृति लेकर के इन कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है। तो हमारी प्रमुख मांग विभाग से ही है कि जब ये 15 वर्षों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, आज कहा गया कि 2019 का शासनादेश आया है, 19 में भी ये शासनादेश आया था, आज 23 में आया। 19 में क्यों देखा नहीं आपने शासनादेश? शासनादेश देखना तो विभाग का काम है। किसी भी कर्मचारी की जब नौकरी लगती है उसको नहीं पता कि क्या जियो है क्या नहीं है, वो तो बेचारा खुश हो जाता है कि मेरी नौकरी लग गई है। अचानक आप 15 साल बाद कहते हो कि नया जियो आ गया और सबकी सेवाएं समाप्त। अभी एफटीआई हल्द्वानी में 61 लोगों को हटा दिया गया है और विगत 10 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। तो अभी हम इस संबंध में हॉब साहब से भी बात करी है। तो मजेदार बात यह है कि 19 जुलाई का जो सचिव का जो आदेश है जावलकर साहब का, अभी तक विभाग ने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है शासन। आज पूरा 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर हो गया, अभी तो शासन कैसे क्लियरिटी करेगा? तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।